हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश। यानी आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किस प्रकार से होता है। यानी आप प्रकाश से आप समझते क्या हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, रात के टाइम अंधेरा क्यों होता है, दिन में उजाला क्यों होता है, ये जो जितने भी डाउट के क्वेश्चन है ना, उन सबको आज हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कि प्रकाश का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। जैसे कि आपको जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे में हम कुछ चीज को देख पाते हैं ना, उसके लिए मतलब लाइट या फिर प्रकाश का होना कितना जरूरी होता है। यानी चीजों या फिर वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ये तो हो गई इसकी एकदम सिंपल सी कहानी। यानी कोई प्रकाश होता क्या था बता दोगे। लेकिन अगर फिजिक्स में पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जो कि चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है, जिससे हमारी आंखों को देखने के लिए हेल्प मिलती है। यानी जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो सीमा के अंदर अंदर होती है। जो प्रकाश होता है वो हमें चीज यानी कोई वस्तु हो गई, चीज हो गई, व्यक्ति हो गई, सबको देखने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? यानी प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको फोटोन कहते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फोटोन क्या है। तो प्रकाश का छोटे से छोटा कण उसको फोटोन कहते हैं, जो कि एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा में होती है। लेकिन फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में काम करता है। और प्रकाश की जो आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो उसके रंग पे डिपेंड करती है। जैसे आपने पता है ना कि जो सूर्य से किरण आती है उसके 7 कलर होते हैं, तो इस कलर के ऊपर डिपेंड करती है उसकी आवृत्ति और उसका तरंग दैर्घ्य। क्लियर हो गया? यानी प्रकाश के काफी गुण होते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के रंग विवर्तन, यानी काफी इसके गुण देखने को अब तक मिले गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि प्रकाश की चाल बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में कितनी होती है फ्रेंड्स? निर्वात 3 × 10⁸ इसकी हो जाएगी निर्वात में चाल। अगर जल में पूछे कि जल में कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ ये हो जाएगी इसकी जल के अंदर चाल। यानी निर्वात के माध्यम में अलग होती है और जल के माध्यम में अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह एक स्वरूप होता है जो कि हमारी चलनचित्रों को उत्तेजित करता है और हमारी दृष्टि को संवेदना प्रदान करता है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, नहीं प्रकाश का खुद को तो नहीं देखता है, लेकिन हमें कुछ कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु दिखाने में हेल्प करता है। यानी ये होते हैं प्रकाश के गुण। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है, कि प्रकाश ऐसे नहीं होता टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, एकदम सीधा जाता है। यानी प्रकाश के अपने स्रोत सभी उनसे मतलब सभी दिशा में चलते हैं। यानी गति निर्वात के माध्यम में अलग होती है। निर्वात में 3,99,29,2458 की प्रति सेकंड की वजह से इसकी निर्वात में चाल हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं चल सकती। यानी प्रकाश समझ, एक स्विच दबाते हैं और सारे में लाइट हो जाती है। यानी इतनी स्पीड होती है प्रकाश की कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर इससे इससे फास्ट कोई नहीं हो सकता। यानी प्रकाश पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है। प्रकाश के जो कण होते हैं, छोटा छोटा कण, उसको फोटोन कहते हैं। प्राथमिक गुण कौन कौन होते हैं? तीव्रता हो गई, प्रसार दिशा हो गई, आवर्ती हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ध्रुवीकरण हो गई। जैसे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, विवर्तन, ये सब किसमें आते हैं? सब इंद्रधनुष के अंदर, मतलब कि प्रकाश के अंदर ये सब आते हैं। क्लियर हो गया? यानी प्रकाश वह होता है कि जो सीधी रेखा में गमन करता है, अपारदर्शी वस्तुओं में यानी तीक्ष्ण किनारों से छाया बना देता है, जिसको विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, 3 × 10⁻⁷ सबसे अधिक होती है। एक स्विच दबाते ही सारे में लाइट फैल जाती है। इससे मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत, कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक हो जाएगा प्राथमिक, एक हो जाएगा मानव निर्मित, कृत्रिम समझ सकते हैं, या फिर मानव निर्मित या फिर कृत्रिम समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी
जिस वस्तु से प्रकाश या फिर रोशनी निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जैसे कि ना ऐसी कोई भी वस्तु हो गई जिससे मतलब लाइट निकल रही है, जैसे कि ना सूरज, तारे, आग, तूफान, बिजली, ये सब। ये मतलब कि कुछ इंसानों द्वारा बने हुए हैं, कुछ प्राकृतिक द्वारा बने हुए हैं, दोनों तरह के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट आता है प्राकृतिक रूप में किस किस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या प्रकृति के अंदर किस किस चीज से मतलब प्रकाश निकलता है। फर्स्ट तो सूरज और तारे तो दिख गए, लेकिन इसके अलावा काफी होते हैं, जैसे जुगनू हो गया, रेडियम हो गया, आग हो गया, तूफान में बिजली निकलना, और कुछ जानवर और पौधे होते हैं जिसके अंदर से प्रकाश निकलता है। ये तो हो गए प्रकृति की देन। अब आते हैं कृत्रिम द्वारा, कौन मानव निर्मित या फिर कृत्रिम द्वारा कौन कौन से होते हैं। मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब को छोड़कर। क्लियर? यानी एलईडी बल्ब हो गई, फ्लैश लाइट हो गई, टेबल लाइट हो गई, नियॉन साइन हो गई, टेलीविजन हो गए, यानी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं ना, कि यानी प्रकाश ऊर्जा का ही तो एक रूप है। यानी समझ में आ गया, यानी किस किस प्रकार से इसके क्या क्या होते हैं। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रकाश के संबंधित बिंदु, यानी जो प्रकाश के कौन कौन से बिंदु होते हैं जो प्रकाश के अंदर आते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, परकीकरण, प्रकाश किरण होना, किरण पुंज होना, यानी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रदीप वस्तु। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? वे वस्तुएं होती हैं जो अपने अपने आप ही प्रकाश उत्पन्न कर देती हैं, जैसे सूरज भी लगे ना। यानी ऐसी वस्तुएं आती हैं जो अपने आप यानी स्वयं ही प्रकाश को निकाल देती हैं, जो कि दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि ना अपने आप मतलब कि कौन हो गई, सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, दीपक हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, यानी मेज, इनको मतलब कि ना ऐसे हो गए जिनमें खुद ही निकल रहा है। क्लियर? अब आता है अप्रदीप्त वस्तु। ये क्या होता है? जिन वस्तुओं में ऊर्जा का उत्सर्जित नहीं होता वो अप्रदीप्त होती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक। टेबल, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा, किताब, टेबल, है ना, ऐसे जो कोई भी आइटम, वस्तु जिनमें प्रकाश नहीं निकलता अप्रदीप्त होती हैं, और जिनमें प्रकाश निकलता है वो सब प्रदीप्त होती हैं। क्लियर हो गया? ये छोटी सी बात है, इनमें मतलब अंतर भी होता है कि प्रदीप्त में तो अपने आप प्रकाश पैदा होता है और अप्रदीप्त वस्तुओं में नहीं होता। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब कि प्रकाश दिखाई देने के काम आती है, नहीं से ना कहते हैं ना कि हम, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, मोमबत्ती को टेबल के ऊपर रख दिया तो हेल्प कर रही है ना टेबल, सिर्फ दिखाने के काम आती है और कुछ नहीं। चंद्रमा प्रकाशवान होता है लेकिन अपने आप उसका मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो सूरज होता है ना वो मतलब कैसा होता है, उसका प्रकाश हर जगह फैल जाता है, लेकिन चंद्रमा का नहीं फैलता है। लेकिन प्रकाश तो चंद्रमा में भी होता है ना, लेकिन उसका फैल नहीं पाता है। तो हमें इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं। अब आता है परकीकरण। परकीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश में जब सूर्य के जब सूक्ष्म कण पड़ता है तो उन कणों पर उड़ने वाले प्रकाश जो ऊर्जा के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और चारों ओर विकृत कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रक्रिया का परकीकरण। यानी ये एक ऐसी फिजिकल क्रिया होती है जिसके दौरान प्रकाश या फिर एक्स-रे किरणें सीधे रास्ते से विचलित हो जाती हैं। समझ में आया? यानी वो सीधे रास्ते न जाकर चारों तरफ विचलित हो जाएंगी, इधर उधर चारों तरफ फैल जाती हैं। क्लियर? वो होता है प्रकाश का परकीकरण। यानी इसका मतलब हो गया, जैसे कि परकीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है फैलना, यानी सीधी रेखा में न जाकर चारों तरफ फैल जाना, इसका परकीकरण होता है। जैसे कि ना उसने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है। क्लियर? यानी अवशोषित ऊर्जा के कुछ हिस्से का ऐसे घटक होते हैं जो कि जिनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होकर और अलग अलग दिशाओं में वो निकल जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीकरण कहा जाता है। जैसे कि ना आकाश का नीला रंग होना, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय मतलब एक लालिमस दिखाई देती है रेड कलर की, उसका होना, सब किसमें आते हैं? प्रकीकरण में आते हैं। अब आता है प्रकाश के किरण पुंज। तो फ्रेंड्स, प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं? ये होती है काल्पनिक रेखाएं जो कि प्रकाश की तरंगों में गमन करती हुई दिखती है, लेकिन ये सीधी और घुमावदार रेखाएं होती हैं जो कि प्रकाश किरणों के बारे अलग अलग दिखाती है। यानी दीप्त वस्तुओं से निकलकर जिस रेखा में गमन करती है उनको बोला जाता है प्रकाश की किरण। जैसे कि प्रकाश किरण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर खिंची लंबवत दिखाई देती है। प्रकाश के शिखर से गर्तों से 90 डिग्री का इनमें एंगल दिखाई देता है। प्रकाश किरणों के व्यवहार जांच एक्सरे बॉक्स मतलब उन तरह दिखाई देती है।
प्रकाश किरण के कई नाम होते हैं, जैसे कि आपतित किरण हो गया, प्रत्यावर्ती किरण हो गया, अपवर्ती किरण, यानी इनको अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। प्रकाश किरण दो असमान माध्यम के बीच में एक इंटरफेस से मुड़ती यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो चेंज होता है ना, वो होता है प्रकाश की किरण। यानी ये घुमावदार भी हो सकती है, सीधी भी, यानी इसका जो अपवर्तनांक अलग बार मतलब बार बार चेंज, जिस माध्यम में ये जाएगी उसी माध्यम में इसका जो अपवर्तनांक होता है ना वो बदल बदल जाता है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के किरण पुंज, यानी किरण पुंज क्या होते हैं, यानी जो प्रकाश के किस प्रकार से इसके किरण पुंज बनते हैं, यानी किरण पुंज के प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से ये बन जाते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को बोला जाता है किरण पुंज, यानी ऐसे प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि ना इसमें क्या होता है, इसके प्रकार दो हो जाएंगे, एक अपसारी किरण हो जाएगा, एक अभिसारी, एक समांतर, यानी तीन तरह के इसको बांटा गया है। अपसारी में क्या होता है फ्रेंड्स, अवतल लेंस पर आने वाली किरण लेंस के होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ती है। तो अपसारी होता है ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, जो कि अपसारी किरण कहलाती है। जैसे कि बताया ना मैंने कि अवतल लेंस पर आने वाली किरण लेंस के दोनों ओर से होकर मुख्य अक्ष से बाहर निकलती हुई यानी दूर दूर होती नजर आती है, जो कि अपसारी किरण पुंज होता है। फिर आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस किरण पुंज के अंदर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, और मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलकर आकर मिलती भी हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो आकर मिल रही है, यानी ऐसा किरण पुंज जो अधिक बिंदुओं को एक बिंदु पर आकर मिला दे, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। फिर आता है समांतर किरण पुंज, यानी किरणें एक दूसरे से समांतर चलती हैं, जैसे कि ना जो है ना जैसा किरण पुंज के एक दूसरे के समांतर चल रही है तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल से बताऊं तो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में होती है, यानी प्रकाश होता है जो क्या काम करता है, हमें दिखाने का काम करता है कि हम किस रास्ते मतलब किस रनवे पे चल रहे हैं, यानी इसका जो मार्ग है वो कैसा होता है, ये दिखाने का काम किसका होता है, वो प्रकाश का होता है। तो इसका मतलब ये बात फिक्स की गई है कि प्रकाश की जो किरण होती है एक सीधी रेखा में होती है। प्रकाश की किरण एक ही दिशा में यात्रा करती है, यानी जो कई किरणें आकर उस पर मिल जाती हैं, यानी एक किरण को एकल रेखा कहा जाता है, और किरण पुंजों को किरणों का ना काफी अधिक प्रकाश का संग्रह कहा जाता है। समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको मैं ये क्लास पढ़ा रही हूँ उसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और इंडियन पॉलिटिकल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर किया क्या गया है, जो हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब इसके अंदर लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि अब हार्ड वर्क का टाइम तो रहा ही नहीं है। आप कितनी बुक पढ़ोगे, एक पढ़ लोगे, दो पढ़ लोगे, उसके बाद आप पढ़ने से बोर हो जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा होगी, बुक इतनी ज्यादा बन चुकी है, यानी एक बुक के अंदर तो सब कोई क्लियर कर ही नहीं पाता है, यानी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और कितने भी राइटर की आप बुक पढ़ोगे सब कुछ अलग अलग ही बताते हैं। तो हार्ड वर्क का टाइम तो बचा ही नहीं कि आप हार्ड वर्क यानी 15-16 घंटे पढ़ के निकाल लोगे। तो आज के क्या करना है, अब सब स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी ऐसा काम करते हैं कि 5-6 घंटे पढ़ाई भी कर ले, और इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट है ना वो कंटेंट पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से ऐसी ई बुक रेडी की गई है जिसके अंदर यानी पूरा सिलेबस के अनुसार सब टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, क्वेश्चन आंसर, यानी हर तरीके से इसके अंदर बेनिफिट्स आपके लिए किया गया है। अगर आप चाहें तो इनकी डेमो क्लास में लेकर देख सकते हैं कि एक भी ऐसा डाउट नहीं जो मतलब छोड़ दिया गया, यानी तथ्य हो, डाउट हो, क्लियर हो, यानी हर चीज को बारीक से बारीक तरीके से इसमें क्लियर किया गया है। तो आपको ये ई बुक कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनका लिंक मिलेगा, वहां से आपको इनको डाउनलोड करनी है। अगर डाउनलोड करते टाइम कुछ डाउट होता है तो आप इन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, यानी मतलब कि डेमो क्लास ले सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है एनीथिंग एल्स तो उन सभी के लिए आप बात कर सकते हैं। जैसे कि ना कि कौन सी बुक के अंदर कैसा कंटेंट है, करंट मिलेगा यानी कैसा मिलेगा, तो कुछ भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी पूरी स्टैटिक दी जाएगी, पॉलिटिकल का पूरा निचोड़ आएगा, ज्योग्राफी में सभी पूरी ज्योग्राफी, साइंस के अंदर पूरी साइंस, बल्कि 2000 प्लस क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं कि 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि आप मतलब कि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन रह जाए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ डाउट होता है तो प्लीज कॉल जरूर करना।
अब आता है पारदर्शी प्रकाश, यानी पारदर्शी माध्यम या फिर पारदर्शी प्रकाश क्या होता है, यानी पारदर्शी माध्यम होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड्स, पारदर्शी वस्तु कैसे होते हैं, वैसा प्रकाश होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, यानी एक बिंदु से चलकर फैल नहीं है, ऐसा एक माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब बिल्कुल दिखने वाला, यानी ऐसा नहीं कि मतलब दिख ही नहीं रहा है कि प्रकाश जा किस माध्यम में रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं इसमें वही होता है कि है ना, ऐसा एक माध्यम सामने रख दिया गया है, उसके आर पार हम देख पा रहे हैं कि कौन सा माध्यम इसमें चल रहा है। क्लियर हो गया। जैसे कि इस माध्यम में वे पदार्थ होंगे जिनको हम आसानी से मतलब प्रकाश गुजर सकता है और जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि कांच हो गया, वायु हो गया, प्लास्टिक हो गई, पानी हो गया। ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहा गया है। क्लियर हो गया। जैसे कि पारदर्शी माध्यम से गुजर करने वाला जो प्रकाश होता है उसमें अपवर्तन भी होता है, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम के गोलीय लेंस भी होता है, और गोलीय लेंस में प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो गोलीय लेंस में के प्रकाश के एक बिंदु से केंद्रित होता है जो कि विकिरण के तौर पर काम करता है। समझ में आ गया किस प्रकार से काम करता है इसके माध्यम से। आता है अपारदर्शी माध्यम। अब अपारदर्शी माध्यम क्या होता है फ्रेंड्स, वो माध्यम जिसमें प्रकाश गुजर नहीं सकता। क्लियर हो गया, यानी मतलब आर पार नहीं होने देता। इसमें ये लोहा, लकड़ी, पत्थर देखा है ना आपने, उसके अंदर मतलब कहते हैं कि कार्डबोर्ड हो गए, ईंट हो गई, लकड़ी हो गई, इमारत हो गई, पलक हो गई, धातु की प्लेट हो गई, सीमेंट की दीवार हो गई, मिट्टी, पत्थर, पुस्तक कवर, यानी ऐसा एक माध्यम, यानी ऐसी एक मतलब दीवार समझ सकते हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो सकता, वो क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है। यानी कई बार पूछ लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी की हम आर पार नहीं देख सकते कि इसके बाद में क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई तरंग अपने रास्ते से आने वाले अवरोध के किनारे से मुड़ती या फिर फैलती हुई नजर आती है तो उसको विवर्तन कहते हैं। यानी अवरोध या फिर छिद्र के तीक्ष्ण किनारे पर प्रकाश तरंग का आंशिक रूप से मुड़ने या फिर मोड़ने की जो घटना होती है उसको ही विवर्तन कहा गया है। जैसे कि ध्वनि हो गया, जल तरंग हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग आदि। समझ में आ गया। यानी ऐसी तरंगें होती हैं जो अपने किनारे पर आकर मुड़ती या फिर फैलती हुई लगती है तो उसे विवर्तन कहा जाता है। जिसकी ध्वनि हो गई, तरंग, जल तरंग, जैसे कि ना इसके उदाहरण समझ सकते हैं ना आप। यानी बारिश के कुछ दिन मतलब कुछ कुछ टाइम बाद ही इंद्रधनुष का बन जाना, होलोग्राम होना, सूर्यास्त के समय सूरज की जो लाल लाली में दिखाई दे चारों तरफ, ये वाली होना, दरवाजे के कोने पर प्रकाश की बल्ब का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, पानी में रखी फ्रिज मतलब कि ना मछली ऊपर की ओर दिखाई देना, पानी में रखकर सिक्का ऊपर उछला हुआ नजर आना, पानी में रखी कोई छड़ तिरछी नजर आना, पेंसिल पानी में गिरने पर वो उभरा हुआ नजर आना, टेढ़ा नजर आना। ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं विवर्तन में। तो आप इनको को ध्यान से सुन लीजिए। बारिश के बाद इंद्रधनुष का बनना, होलोग्राम, सूर्य अस्त या फिर उदय के समय लाल रंग का दिखाई देना, दरवाजे के कोण पर प्रकाश का मुड़ जाना, पानी में रखी मछली ऊपर की ओर दिखाई देना, पानी में सिक्का रख देंगे तो वो भी ऊपर की ओर दिखाई देगा, पानी में रखी जो छड़ होती है वो तिरछी नजर आएगी, पेंसिल अगर रखते तो टेढ़ी नजर आएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि सब घटना किसकी होती है, किसकी होती है, ये होती है विवर्तन की घटनाएं। यानी लघु आकार के अवरोध से टकराने के बाद तरंग का मुड़ जाना ही विवर्तन होता है, और लघु आकार के छिद्र से होकर तरंग गुजरती है तो इसे फैल जाती है, इसमें भी विवर्तन ही होता है। समझ में आ रहा है कि विवर्तन अच्छे से क्या होता है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस माध्यम में कैसे होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, यानी कि ऐसा होता है कि प्रकाश की किरण जा रही है और किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापसी आ रही है तो इसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन इसको बोला जाता है ना। चिकनी सतह से जाकर ये वापस लौट कर आ रही है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक से सतह से आपतित होती नजर आती है, टकरा कर वापस आ रही है, के बाद उसी माध्यम में लौट रही है, टकराने के बाद ऐसे आई, टकराई, वापसी चली गई, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ना यह आएगी, टकराएगी, वापसी चली जाएगी, यानी एक जगह ऐसा आएगा जहां पर जाकर वो टकरा जाएगी, टकरा के वापसी चली जाएगी उसी माध्यम में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है
प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन नियम मतलब ना दो तरह के, एक नियमित होता है, एक विस्तृत होता है। नियमित में क्या होता है, जब प्रकाश की समतल चिकने पृष्ठ से टकराता है। और विस्तृत में क्या होता है, जब प्रकाश खुरदरी सतह से, यानी ये जो सतह दिख रही है ना आपको, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो मतलब कि जैसे नियमित होगा यानी चिकनी फरस हो गई, और एक उबड़ खाबड़ यानी खुरदरी हो गई, जिसका भी है कि कौन कौन से हो जाएंगे, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आयतन होना, अभिलंब होना। तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि अभिलंब कब बनता है, परावर्तित किरण कब बनती है, आपतित किरण कब बनती है, परावर्तन कोण क्या होता है, आयतन कोण क्या होता है। जो इसका जो होता है ना, जो सतह होती है वो किस प्रकार की होती है, जैसे कि ना कि आईने में दिखना, ड्रेसिंग टेबल या फिर बाथरूम में लगे दर्पण होना, आभूषण की जो दुकान होती है ना उस पर दर्पण के लगे होना, सड़कों के तीर मोड़ पे दर्पण लगना, पेरिस्कोप, सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण माने जाएंगे। जैसे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर बनेगा, दिख रहा है ना, आपतन कोण है, यानी ये परावर्तन कोण के जस्ट अपोजिट ही बनेगा आपतन कोण। समझ में आ गई। और जो आपतित किरण होती है ना, वो हमेशा प्रत्यावर्ती किरण या फिर आयतन बिंदु के अभिलंब के एक तल पर ही बनेगी, यानी जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आकर इस बिंदु से जस्ट अपोजिट बन जाएगी। इन दोनों का कनेक्शन होता है और इन दोनों का कनेक्शन आपस में होता है। समझ में आ गई, यानी एक ही तल से इनका होता है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से कि आपतित किरण क्या होती है, आयतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आयतन कोण क्या होता है, फिर परावर्तन कोण क्या होता है। सबसे पहले आता है इसके आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। प्रकाश की वह किरण जो किसी चिकनी सतह पर आपतित होती होती है, तो दिख रही है आपको, देखो इसमें, सेकंड रुको, ये वाली इस चिकनी सतह से टकरा कर जा रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। यानी एक ऐसी किरण जो कि परावर्तन से टकराती है जिसे आपतित किरण कहा जाता है। और जो आपतित किरण होती है, वृत्तावर्ती किरण, अभिलंब या फिर आयतन बिंदु, इन सब का जो तल होता है वो एक ही होता है, दिख रहा है ना आपको इसके अंदर। यानी आप देखो, आपतित का भी हो गया, प्रत्यावर्ती का भी होगा, आयतन का भी होगा, परावर्तन का भी, इनका जो दिए है ना तल, इन चारों का जो तल है वो एक ही है, यानी अभिलंब, यानी पांचों का जो तल है वो एक ही है। इस बात पे स्पेशली ध्यान देना है, एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं कि आप किरण पे जो वो ना जो एंगल बनते हैं, किरण बनती है, तो उनका तल कैसा होता है, तो उनका तल हमेशा एक तल ही हमेशा उनका बनेगा। क्लियर हो गया, यानी देखो आप आयतन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर आपतित किरण टकराती है। क्लियर हो गया। और आयतन बिंदु के परावर्तन सतह के लंबवत खींचाई रेखा होती है उसको अभिलंब कहा जाता है। और आपतित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आयतन कोण कहा जाता है। क्लियर हो गया। और प्रत्यावर्ती किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। क्लियर। अब आता है आयतन बिंदु के, आयतन बिंदु क्या होता है, आयतन बिंदु वह होता है जहां पर मतलब कि देखो परावर्तित सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको आयतन बिंदु कहा जाता है। यानी आयतन किसी मतलब के ना, देखो वस्तु की क्षमता हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब आता है प्रत्यावर्ती परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण होती है वो किस प्रकार से होती है। तो प्रकाश की वह किरण जो किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से आपतित होती है तो उसे आयतन के बाद उसे उसी माध्यम में लौटती है, उसे किरण का परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे कि जब कोई किरण किसी चमकीले तल से चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई तो उसे बोल जाएगी परावर्तित किरण। फिर हुआ, यदि प्रकाश की किरण के परावर्तन के कारण जो है ना, जो हम दर्पण में देखते हैं ना, वो हमें जो दिखता है ना, जो छवि को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तित किरण के रूप में इसको दिखाई देता है। यानी जिस माध्यम यानी एक चमकीली ठोस तल होगी जिससे टकराकर, ऐसी किरण हो गई जिससे टकराकर बाद वो वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। क्योंकि परावर्तन के नियम होते हैं ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तरह, जो मैंने आपको दिखाया ना,
इन तीनों का तल एक ही होता है। और आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और परावर्तन का इस्तेमाल कई किरण जैसे ना दर्पण हो गया, प्रिज्म हो गया, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप, यानी इसका यूज भी काफी तरीके से किया जाता है। और परावर्तन की वजह से झील में प्रतिबिंब बनता है। ध्वनि में परावर्तन से मतलब की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और भूकंप के अध्ययन से भूकंप का परावर्तन भी कहा जाता है। अब आता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब से किसी सतह पर पड़ने से प्रकाश की किरण आयतन बिंदु पर किसी जगह लंबवत होती है तो उसको बोला जाता है अभिलंब। यानी परावर्तन सतह के अपवर्तन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स? आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण बनकर वो आयतन कोण हो गया। और परावर्तन के नियम के मुताबिक बोला गया है कि आयतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होते हैं। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो उसी को परावर्तित किरण कहा जाता है। और इस बिंदु को प्रकाश की सतह से जहाँ टकराई है वहां पर आयतन बिंदु कहा जाता है। और परावर्तन और अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होती है ना वो अभिसारी किरण से एक बिंदु से साथ जाती है और फोकस दूरी पर जाकर फोकस करती है। अब आता है आयतन कोण। आयतन कोण क्या होता है? आयतन कोण से फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं आयतन कोण क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण के अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, यानी आपतित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको आयतन कोण कहा जाता है। आयतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। क्लियर हो? यानी जब कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसमें आयतन कोण भी बनता ही बनता है। और परावर्तन के नियम में एक बात कही गई है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से प्रत्यावर्ती होती है तो आयतन कोण के परावर्तन के बाद इसका कोण बनेगा ही बनेगा। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का इन सबका जो तल होता है वो एक ही होगा। आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश की किरण परावर्तन से बनने वाला जो कोण होता है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। यानी परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोला जाएगा परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी परावर्तन कोण आयतन कोण के बराबर होता है। पहली बात, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब का जो तल होता है वो एक ही होता है। और जो इधर के जो पृष्ठ होते हैं ना वो सबके एक ही होते हैं। और पृष्ठ के आयतन के बाद जब प्रकाश कई कोणों से परावर्तित होता है तो वो विस्तृत कोण के रूप में काम करेगा। और अनियमित परिवर्तन से जो प्रकाश की किरण होती है ना एक दूसरे के ऊपर समांतर नहीं हो पाती हैं। अब हम पढ़ेंगे परावर्तक सतह क्या होती है। यानी परावर्तन के नियम में के पहले आता है परावर्तक सतह। इसमें आप समझते हैं वह सतह जहां प्रकाश का परावर्तित होती है, यानी जो प्रकाश टकराती है, यानी जो ना जो नीचे की जो लाइन होती है ये वाली इसके ऊपर आकर टकरा के गई तो इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। तो वह सतह होती है जहां पर प्रकाश का प्रत्यावर्ती होता है। जो परावर्तक सतह होता है इस्तेमाल है ना विकिरण में, प्रचार में, संचार में, प्रकाश फोकस में काफी जगह इसका यूज किया जाता है। फुल रूफ के रूप में हो गया। फुल रूफ क्या होता है? एक प्रकार की सफेद छत होती है जो कि सौर विकिरण को कम करती है। क्लियर हुआ? अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह के अंदर मुड़ी हुई नजर आती है। तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? एक ऐसा दर्पण होगा जिसकी परावर्तक सतह दोनों से उभरी हुई नजर आएगी। तो गोलाकार दर्पण क्या हो जाएगा? इसके परावर्तक सतह गोलाकार सतह को एक गोल हिस्सा में नजर आती है। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। जो परावर्तन के जो लॉ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार के इनके नियम दिए गए हैं। यानी प्रकाश किरण जब किसी चिकनी सतह से होकर परावर्तन कोण में आपतन कोण के बराबर होती है तो उसके बीच में क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण का तल एक ही होता है। इसके बारे में मैंने बताया था। और परावर्तन बिंदु हमेशा आयतन बिंदु के बराबर होता है। अगर किसी घटना किरण समतल दर्पण में 90 डिग्री का कोण बनता है वह किरण प्रत्यावर्ती किरण की दिशा में हुई मुड़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स अब आता है प्रकाश। तो अब ना बताइए कि प्रकाश का मतलब क्या होता है। ये सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसका मतलब पता होना चाहिए कि प्रकाश का मतलब क्या होता है। तो आप एक बार सोच के देखिए
हमें कोई चीज़ अंधेरे के अंदर रखी हुई है तो उसे देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, क्योंकि अंधेरे में सब कुछ काला-काला नज़र आएगा, कुछ चीज़ हमें साफ नज़र आएगी नहीं। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। ये तो हो गई एक शाब्दिक मतलब कि बता दिया कि प्रकाश होता क्या है। क्लियर हो गया? यानी जो प्रकाश होता है एक तरह की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में होती है, जो कि हमारी आँखों को देखने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? यानी हमारी आँख किसी चीज़ को अंधेरे में नहीं देख सकती, लेकिन वहाँ पे अगर लाइट हो गई तो तुरंत देख लेती है। यानी इसका मतलब ये है जो प्रकाश होता है वो हमारी आँखों को देखने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? यानी जो प्रकाश की जो जो तरंग-दैर्घ्य सीमा होती है वो मतलब कि उसके अंदर ही होती है। यानी जितनी दूरी तक प्रकाश जाएगा उतनी दूरी तक की चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसके बाहर की चीज़ों को हम नहीं देख सकते। यानी एकदम समय सीमा के अंदर ही सब कुछ होता है। समझ में आ गया बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी प्रकाश की हेल्प से हम किसी भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु सबको देखने में हमें हेल्प मिलती है। क्लियर हुआ? जैसे कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जो कि हमारी चक्षुंद्रिय यानी आँखों को उत्तेजित करता है और हमारी दृष्टि को संवेदना प्राप्त करता है। मतलब जो प्रकाश होता है खुद तो मतलब कि अंधा होता है, लेकिन हमें मतलब कि रोशनी देने का काम करता है। खुद की कोई नज़र नहीं होती इसकी, लेकिन हमें दिखाने के लिए प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात के माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि निर्वात में होती है। और काफ़ी जगह मतलब कि पूछ लेते हैं कि पानी में कैसी होती है? तो पानी में होती है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश होता है पानी में अलग वेग से चलेगा और निर्वात में अलग माध्यम से चलेगा। समझ में आ गई? अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो प्रकाश का जो बारीक से बारीक जो कण होता है, उसको बोला जाता है फोटॉन। और फोटॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा के रूप में काम करता है, लेकिन फोटॉन का खुद का कोई कुछ द्रव्यमान नहीं होता है। क्लियर हो गया? यानी जो प्रकाश होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में काम करता है। यानी जो प्रकाश आप जानते हैं ना, जैसे कि सनलाइट होती है, इसके अंदर 7 कलर होते हैं, यानी हो गए ना? तो मतलब कि जो प्रकाश की जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य होते हैं, इसके रंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी रंग जैसा दिखाई देगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, किसी का रंग मतलब ज़्यादा है तो हाई हो जाएगा और कम है तो वो लो हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे कि प्रकाश के काफ़ी गुण होते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? बारिश के बाद इंद्रधनुष क्यों बन जाता है? विवर्तन जैसी घटनाएँ, ये सब किसमें आती हैं? ये सब प्रकाश की घटनाओं में आती हैं। क्लियर हुआ? यानी अब सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश के गुण। यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी आपने देखा है ना कि हम ऐसे लाइट मारते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यानी इतना और इतना ही हिस्सा दिखाई देगा, इधर-उधर का नहीं दिखाई देगा। यानी जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। क्लियर हो गया? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को देखिए मतलब कि जब जैसे कि होती है ना कि अपारदर्शी होती है, तो उसमें एक छाया बना देता है, जो कि विवर्तन के रूप में करेगी। लेकिन अगर वो पारदर्शी माध्यम होगा, तो बिल्कुल आर-पार हम देख सकते हैं। समझ में आया? प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो प्रकाश होता है, इसकी खुद की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसके लिए इसके संचार के लिए किसी माध्यम का होना ज़रूरी नहीं होता है। और निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसके अलावा कुछ और भी गुण समझ सकते हैं, जैसे कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में होता है, प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता दिखाई देता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश अपने जब भी ना सभी स्रोत होते हैं, उसी दिशाओं में निकलता रहता है। और जिसकी जो मतलब कि है ना, निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश की गति इतनी तेज होती है, आप ये समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश से फास्ट मतलब लाइट से फास्ट कुछ है, यानी स्विच ऑन करो और पूरे गाँव में लाइट आ गई, स्विच ऑफ किया सारे गाँव की लाइट चली गई, यानी इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? यानी जो प्रकाश होता है ये पारदर्शी वस्तुओं से होकर गुजर लेता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं में से भी छाया के रूप में अंकित हो जाता है। प्रकाश के छोटे कण को फोटॉन कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक गुण तो तीव्रता हो गई, प्रकाश हो गया, दिशा हो गया, आवृत्ति हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ध्रुवीकरण, सब अलग अलग होते हैं जो कि इसके गुण होते हैं। जैसे किसी
कौन कौन सी घटना होती है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना या फिर विवर्तन, सब किसकी घटना होती है? ये सारी घटनाएं प्रकाश की ही होती हैं। समझ में आ गया? यानी प्रकाश एक ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा रूप होता है, आप ये समझ सकते हैं। अब आता है प्रकाश के स्रोत, कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। जिस वस्तु में प्रकाश या रोशनी निकलती है वो सभी प्रकाश के स्रोत होते हैं। यानी ऐसी कोई भी वस्तु हो गई, चीज हो गई, जिसके अंदर से प्रकाश या लाइट निकलती है, वो सभी प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा प्राकृतिक, एक हो जाएगा मानव निर्मित या फिर कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, रेडियम, आग, तूफानों में बिजली, और कुछ जानवर है या फिर कुछ पौधे जो कि प्रकृति द्वारा लाइट को मतलब निकलती है उनके अंदर। क्लियर हो गया? और कृत्रिम कौन से हो जाएंगे? मोमबत्ती हो गई, दीपक हो गई, बिजली के बल्ब हो गए, एलईडी बल्ब हो गई, फ्लैश लाइट हो गई, टेबल लैंप हो गई, नियॉन साइन होगी, टेलीविजन हो गई। ये सब क्या है? मानव निर्मित होते हैं, यानी कृत्रिम रूप से होते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि प्रकाश के दो रूप होते हैं ना, एक तो मतलब कि मानव निर्मित हो गया, एक प्रकृति के द्वारा दिया गया हो गया। अब आता है नेक्स्ट, प्रकाश से संबंधित में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। वो बिंदु कौन कौन से होते हैं? पहला आता है प्रदीप्त वस्तुएं, कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, कि जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश निकलता है और उत्सर्जित करती है, वो सब होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं जो अपने आसपास अपने अपने आप ही, मतलब कि अपने आप ही प्रकाश को पैदा करती हैं, जिसके अंदर किसी मतलब किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। जैसे कि सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ तारा हो गया, बल्ब हो गया, यानी खुद से ही मतलब लाइट पैदा कर रही है, इनको किसी और की जरूरत नहीं होती है। वो सब क्या होती है? वो सब प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्लियर? जैसे कि जलता हुआ दीपक, जलते बिजली का बल्ब, मोमबत्ती हो गई, सूर्य ने ऐसे हो गए जिसमें खुद ही जल रही है। और अप्रदीप्त में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? वो वस्तुएं जिनका प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, यानी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मतलब कि प्रकाश का वो पैदा नहीं कर सकती। जैसे कि मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा, किताब, टेबल आदि। अब कुछ लोग बोलेंगे चंद्रमा क्यों नहीं है? चंद्रमा में तो मतलब दिखता है ना कि लाइट हो रही है, लेकिन चंद्रमा पर मतलब चंद्रमा का प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आप प्रकाश पैदा नहीं करता। जैसे सूर्य का होता है पूरे तरह से लाइट, मतलब कि नाइट कैसी होती है, डे कैसा होता है, समझ में आ रहा है? यानी जैसे डे होता है, जैसे सूरज का प्रकाश निकल रहा है, लेकिन उसकी तरह नाइट में चांद का प्रकाश नहीं निकलता है। तो आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा अलग होता है, अप्रदीप्त में आ जाएगा, लेकिन जो सूर्य होता है वो प्रदीप्त में आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी जिसका खुद का मतलब किसी और की जरूरत नहीं है उसको, वो खुद का ही प्रकाश निकाल रहा है ना? जैसे कि मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा, पेंसिल, लकड़ी। क्लियर? अब आता है प्रकीकरण। अब प्रकीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? जब प्रकाश के सूक्ष्म कणों में पड़ता है तो उन कणों पर उड़ने वाले प्रकाश को ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर फैला देता है। जैसे कि इसी घटना को प्रकीकरण कहा जाता है। यानी ये एक मतलब कि ऐसी भौतिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर प्रकाश एक एक्स-रे किरण के रूप में सीधे रास्ते से विचलित हो जाता है। यानी प्रकाश को जान तो एकदम सीधा था, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो गया है, और इसी को बोला जाता है प्रकीकरण। यानी जो प्रकीकरण होता है इसका मतलब ही होता है फैलना। समझ में आ गया? यानी जब प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित ऊर्जा के उस प्रकाश के घटक होते हैं जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की वजह से अलग अलग दिशाओं में मतलब कि फैल जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य के चारों तरफ एक लाल रंग की जो होती है ना, लालिमा नजर आती है, वो सब किसमें आते हैं? वो सब प्रकीकरण की वजह से ही नजर आते हैं। यानी सबसे ज्यादा प्रकीकरण सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले वर्ण का होता है। जैसे वायुमंडल से निलंबित कणों द्वारा छोटी तरंग दैर्ध्य तो नीला सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। इसलिए तरंग दैर्ध्य रंग मानव की मतलब आंखों तक नहीं पहुंच लेते, लेकिन जो लाल और नीला रंग होता है ना, इसकी जो प्रकीकरण बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जो रेड और ब्लू है, इसका रेड का सबसे ज्यादा हो जाएगा और ब्लू का सबसे कम हो जाएगा। अब आता है प्रकाश किरण। यानी प्रकाश किरण क्या होती है फ्रेंड्स? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि प्रकाश की तरंग की दिशा में गमन करती हैं
और सीधे व घुमावदार रेखाएं हो सकती है जो कि प्रकाश किरण के बारे में होता है। जैसे कि प्रकाश किरण हो गई, प्रकाश की तरंग खींची लंबवत रेखा हो गई, प्रकाश किरण हो गई, प्रकाश की शिखर हो गई, गर्तों से 90 डिग्री में खींचे हो जाएगी। प्रकाश किरण व्यवहार से जांचने में बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रकाश किरण के कई नाम होते हैं, जैसे आपतित किरण हो गई, प्रत्यावर्ती किरण हो गई, अपवर्ती किरण हो गई। प्रकाश किरण स्वरूप माध्यम की ओर सीधी होती है। प्रकाश किरण दो असमान साधनों के बीच में इंटरफेस की वजह से मुड़ती है। और जो प्रकाश किरण होती है वो कहीं कहीं पे घुमावदार होती है, और उनका जो अपवर्तनांक होता है ना वो बार बार बदलता रहता है। यानी ये सीधी रेखा में भी यात्रा कर सकती हैं, और मतलब कि अपवर्तन या फिर परावर्तन के रूप में मतलब कि बदल भी सकती हैं। क्लियर हो गया? यानी दीप्त वस्तुओं से निकलकर जो जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, इसी को एक प्रकाश किरण कहा जाता है। अब आता है किरण पुंज, कि किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरणों का समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी जो किरण पुंज क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। क्लियर हो गया? एक हो जाएगा अपसारी, एक हो जाएगा अभिसारी, एक हो जाएगा समांतर। यानी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स किरण पुंज में? यानी अपसारी में आप ये समझ सकते हैं कि अवतल लेंस के ऊपर, क्या ना अपसारी लेंस क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस के ऊपर आने वाली किरण लेंस के दोनों ओर से मुख्य अक्ष से मतलब कि बाहर की ओर मुड़कर दूर दूर चली जाती है। यानी वो एक जगह मिलती नहीं है, वो दूर दूर होती है अवतल लेंस के बाद। क्लियर हो गया? यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से स्रोत से निकलकर फैलता है ना, दूर दूर होता है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। फिर आता है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये हो जाएगा कि इस किरण पुंज के अंदर जो प्रकाश की किरणें होती है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। समझ में आ गया? यानी वैसा किरण पुंज जो अधिक बिंदुओं से अगर एक बिंदु पर मिल जाए उसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और समांतर किरण पुंज क्या होगा कि किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चलती है, यानी ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी प्रकाश की किरण एक रेखा में गमन कर रही और दर्शाती है। यदि प्रकाश किरण एक ही दिशा के अंदर एक साथ यात्रा करे तो वह कई किरणों की होती है। यानी कहीं पे तो ये मिल रही है, कहीं पे दूर दूर हो रही है, और कहीं कहीं पे ये समांतर चल रही है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज होते हैं। समझ में आ गया कि किरण पुंज किस किस प्रकार के हो जाएंगे। अगर आप डिटेल से जाने कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चलती है तो वो फैलती है। अब आप सारी मैं मतलब डिटेल से बता रही हूँ मैं आपको। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये समझ में आया? यानी अपसारी किरण पुंज की किरणें एक ही स्रोत से निकलती हैं और समांतर दिशाओं में चलकर फैल जाती हैं। यानी कि लेजर हो गए, टॉर्च हो गई, ऐसी अपसारी किरण पुंज के ये मतलब उदाहरण होते हैं। जैसे कि अवतल लेंस पर आने वाली किरण लेंस के दोनों ओर से मतलब लेंस से मुख्य अक्ष से मतलब कि बाहर की ओर मुड़कर फैलकर और दूर दूर हो जाती हैं। है कि ऐसी होते हैं कि प्रकाश की किरणें अलग अलग व्यवहार करती हैं, और मतलब कि अब सारे समांतर और किरण मतलब अभी सारी तीनों अलग अलग ही रूप में काम करेंगी। समझ में आ गया? अब आता है अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज में आप फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस किरण पुंज के बीच में एक घटना होती है। कैसी घटना होती है कि अभिसारी किरण पुंज को जो दर्पण होता है ना वो कभी कभी लगता है और कभी कभी हट जाता है। यानी जो संपूर्ण दर्पण होता है वो आपसी अभिसारी किरण पुंज के मतलब परावर्ती और अभिसारी के बीच में ही रहता है। सूर्य के प्रकाश के समांतर पुंज में क्या होगा फ्रेंड्स, जो पुंज होता है वो बदल जाता है। यानी एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। यानी का ऐसा मतलब ऐसा लेंस उसके बीच में लगा दिया जाता है जिससे मतलब कि फोकस दूरी से उस वस्तु पर एक बिंदु से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो कभी कभी समांतर दिखाई देगा और कभी कभी एक बिंदु पर मिलता हुआ भी नजर आता है। क्लियर हुआ? इसके साथ मतलब कि लास्ट क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। इसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो क्या हो जाएगा, जब ये किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होते हैं तब समांतर किरण पुंज हो जाता है, जो कि बहुत दूर स्थित होकर जो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं ना उन किरण पुंजों को समांतर पुंज में माना जाता है। यानी जो समांतर किरण पुंज होते हैं वो कम फैलता है और बिना किसी विचलन के पूरी तरह से समांतर दिशा में वे गमन करता रहता है। यानी ऐसा किरण पुंज होता है जो लेजर द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी फिजिक्स के अंदर शाखाओं का उपयोग करके यानी प्रकाश की होता है ना उसका उपयोग करके इस तरह का गमन करवाया जाता है। जैसे कि वाहनों की हेडलाइट हो गई, इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों क्यों
हेडलाइट का जो बल्ब होता है अवतल दर्पण के केंद्र बिंदु पे होता है, जो कि पर्वत के पीछे समांतर किरण पुंज की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? यानी जो समांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या हो जाएगा? वाहनों की हेडलाइट, जो एकदम मतलब समांतर यानी एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि साइंस के नोट्स चल रहे हैं, उसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो स्मार्ट वर्क हमने आपके लिए कर दिया गया है, क्योंकि आप हार्ड वर्क कितना करोगे, यानी एक बुक पढ़ोगे, दो बुक पढ़ोगे, तीन बुक पढ़ोगे, इतनी सारी बुक रेडी हो चुकी है, इतना कंटेंट हो चुका है कि आप पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाओगे, समझ नहीं आओगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए कि एक ही बुक के अंदर एग्जाम से जुड़ा हुआ सारा कंटेंट उसके अंदर होने, नहीं एक भी ऐसा डाउट नहीं है जो उससे बाहर चला जाए। तो उसी तरह की यहाँ पर ई बुक रेडी की गई है। यानी हिस्ट्री के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, सारी हिस्ट्री, यानी इससे बाहर क्वेश्चन जाने समझ नामुमकिन समझ सकते हैं। इसमें पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट है, इसके अंदर पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इसके अंदर मतलब कि साइंस नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं, इसमें स्टैटिक्स जीके कर रखा है, और इसमें इंडियन पॉलिटिकल के नोट्स, यानी जो ना इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो सब कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। समझ में आ गया? यानी स्टैटिक का आप सभी जानते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है, कितना पढ़े कितना ना पढ़े। तो इसके अंदर से आपको मतलब कि नोट्स भी दिए जाएंगे और आप क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे, यानी आप समझ सको कि पिछले वर्षों में किस किस टाइप से एग्जाम पूछे गए हैं। जैसे आप यूपीएससी की, एसएससी की, पीपीएस, रेलवे, पुलिस, यानी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनका लिंक मिलेगा, वहां से आपको इनको डाउनलोड करना है। कुछ डाउट होता है तो आप इन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, यानी डेमो क्लास चाहिए, यानी कुछ भी डाउट हो आपके मन में तो आप उनके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नंबर क्या है, 8005991156, जो कि हमारे नंबर है। आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं, यानी कुछ भी डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन सी ई बुक चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। अगर आप एग्जाम के मतलब कि फ्रेशनर हो ना, तो आपको इन सभी ई बुक को परचेज कर लेना चाहिए, यानी इन सब पढ़ लिया ना, समझ सकते हैं कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ऐसा स्मार्ट वर्क करके रेडी किया गया है कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट के रूप में साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आता है पारदर्शी माध्यम। जो पारदर्शी माध्यम होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। यानी वे पदार्थ होते हैं जिनसे मतलब जो प्रकाश होता है वो आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या बोलते थे? यानी पारदर्शी माध्यम। यानी इसके जरिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके पीछे आगे पीछे क्या है, जैसे कि कांच, वायु, पानी, प्लास्टिक। क्लियर हो गया? यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश से आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ के रूप में माध्यम कहते हैं, जो कि कांच, पानी, हवा आदि इसके मध्य हो जाएंगे। जैसे कि ये समझ सकते हैं, पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाला जो प्रकाश होता है उसको अपवर्तन होता है। दो पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं, और गोलीय लेंस के जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। और गोलीय लेंस में जो प्रकाश का होता है ना, एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है या फिर विकिरण भी इसमें हो सकता है। समझ में आ गया? यानी अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, प्रभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। तो आप देख बताइए, जिन वस्तुओं में अन्य को प्रकाश को नहीं देख सकते वो हो जाएगा अपारदर्शी। क्लियर हुआ? और जिन वस्तुओं में से हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो हो जाएगा प्रभासी। और प्रभासी जैसे कि तेलीय कागज हो गया, घर्षित कांच हो गया, बटर पेपर हो गया, एक्सरे लाइट इसके हो गया, लेकिन मतलब देख तो पा रहे हैं कि इसके आसपास क्या है, लेकिन स्पष्ट यानी क्लियर नहीं कर पा रहे, यानी वो क्या हो गया? प्रभासी हो गए, जैसे कि ना। और अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? जिसमें हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, जैसे कि लकड़ी का बॉक्स, धातु पात्र, पत्थर के स्लेट, यानी ऐसा माध्यम जिसके पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? जैसे अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वैसा पदार्थ जिसके प्रकाश आर पार नहीं हो सकता उसे अपारदर्शी माध्यम का, जैसे कि लकड़ी में नहीं देख कर सकते आप ना लकड़ी के मतलब टेबल के ऊपर लाइट मार के देखना कि आर पार हो जाएगी, लोहे के ऊपर ट्राई करना, पत्थर पे ट्राई करना, पेंट पे करना, नहीं होगी, क्योंकि उसका जो माध्यम होता है उसमें जो प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। जैसे कि कार्डबोर्ड हो गई, ईंट हो गई, लकड़ी हो गई, इमारत हो गई, पलके हो गई,
धातु की प्लेट हो गई, सीमेंट की दीवार हो गई, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गई, पुस्तक कवर, यानी इन सभी के अंदर प्रकाश आर पार नहीं देख सकते। इसके क्या होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा इसका जो माध्यम है बहुत ही कठोर और सख्त है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते। क्लियर हुआ? यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम में अंतर क्या होता है, तो जिस पदार्थ में अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं वो पारदर्शी, जिनको नहीं देख सकते वो अपारदर्शी। क्लियर हो गया? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आसानी से गुजर जाता है और अपारदर्शी में प्रकाश नहीं गुजर सकता। पारदर्शी में क्या क्या हो जाएगा? कांच, वायु, जल। और अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? लकड़ी, लोहा, पत्थर, इमारत, मिट्टी, पत्थर, यानी ऐसा माध्यम जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जो प्रकाश नहीं गति कर सकता। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई तरंग अपने रास्ते से आने वाले अवरोध के किनारे से मुड़ती या फिर फैलती है तो इसे विवर्तन कहा जाता है। यानी इस तरह की जो तरंग होती है वो जैसे ध्वनि हो गई, जल तरंग हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंग आदि से हो जाएगी। क्लियर हो गया? यानी अवरोध या फिर छिद्र के तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश तरंगे होती है, वो आंशिक रूप से मुड़ने वाली जो घटना होती है इसे बोलते हैं विवर्तन। इसके मतलब कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बारिश के दिनों पर बारिश भी हो रही है और उसके जस्ट अब बाद ही इंद्रधनुष बन रहा है। किसकी घटना है? विवर्तन की घटना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए बता रही हूँ आपको। होलोग्राम किसकी घटना है? विवर्तन की। सूर्यास्त के समय या फिर सूर्य उदय के समय सूरज लाल रंग का क्यों दिखता है? विवर्तन की घटना होती है। दरवाजे के कोने पर प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो भी किसकी घटना है? विवर्तन की घटना होती है। और पानी में रखी हुई मछली होती है, कुछ भी हो, वो ऊपर की ओर उठी नजर आती है। जैसे एक सिक्का हो गया, मछली हो गई, ऊपर की ओर दिखाई दे रही, किसकी घटना है? विवर्तन की। पानी के अंदर हम कोई छड़ रख देंगे तो वो तिरछी नजर आएगी, होगी सीधी पर तिरछी नजर आएगी। किसकी घटना हो गई? विवर्तन की घटना हो गई। पेंसिल को भरे पानी ग्लास में रखेंगे तो वो टेढ़ा नजर आएगा। इसकी घटना हो गई विवर्तन की। क्लियर हो गया? यानी इस तरह के डाउट वाले क्वेश्चन विवर्तन के बारे में पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। यानी लघु आकार के अवरोध से टकराने के बाद जो तरंगे होती है वो मुड़ जाती हैं तो विवर्तन हो जाता है। जब लघु आकार के छिद्र से होकर तरंग गुजरती है तो वो फैल जाती है, तो भी विवर्तन होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संकीर्ण किरण विधि यानी बीम से किसी क्रिस्टल से टकराने के बाद जो 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 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मतलब कि फैल जाते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन विवर्तन कहा जाता है। क्लियर हो गया? विवर्तन किस प्रकार से होता है? अब नेक्स्ट आता है प्रकाश का परावर्तन। यानी जो प्रकाश का परावर्तन, जैसे ना अभिलंब हो गया, आपतित, परावर्तित, जो कि मतलब एक बोरिंग चैप्टर के रूप में होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन आज मैं आपके इसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि कहाँ अभिलंब होता है, कहाँ आयतन कोण होता है, कहाँ परावर्तन होता है, कहाँ अपवर्ती होती है, कहाँ पे परावर्तित होती है। समझिएगा? सबसे पहले पढ़िए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, जो कि सिंपल हो गया। और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्लियर हो गया? प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन होता है। प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं, ये एक तो नियमित हो जाएगा, एक विसरित हो जाएगा। नियमित में तब होता है जब प्रकाश की जो होता है प्रकाश होता है जो किसी चिकनी पृष्ठ से मतलब पड़े तो संनियमित हो जाएगा। और विसरित तब होता है जब प्रकाश जो है ना किसी खुरदरी या फिर मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी जगह पर पड़े। ठीक हो गया? जैसे कि कौन कौन सी घटना होती है? आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, आयतन कोण हो गई, परावर्तन कोण हो गई, अभिलंब हो गई। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रकाश जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और इसके जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण बताओ, तो आप क्या बताओगे उसको? यानी आईने में खुद को देखना, ड्रेसिंग टेबल या फिर बाथरूम में लगे दर्पण, आभूषणों के दीवाखान पे लगे दर्पण, और सड़कों के जो है ना मोड़ के जो है ना दर्पण लगे होते हैं, वो भी किसमें होते हैं? वो भी परावर्तन की घटना के अकॉर्डिंग ही होते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम में पूछे तो आयतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट मान है। देखिए देखो यहाँ पर आयतन कोण है ना इतनी डिग्री पे, तो जस्ट इसके बराबर में क्या हो गई? परावर्तन कोण हो गई। क्लियर हो गया? और जो आपतित किरण होती है, जो आपतित किरण दिख रही है ना आपको, ये आ रही है, ये हमेशा परावर्तित किरण या फिर आयतन बिंदु अभिलंब एक ही तरह होता है। जैसे दिख रहा है ना आपको, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, अभिलंब, इनका जो तल बिंदु है इस जो है तल, वो एक ही होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बारे में सिर्फ यही बात अभी, लेकिन आयतन कोण
परावर्तन कोण के अकॉर्डिंग बनेगा। जो आपतित किरण होती है, प्रत्यावर्ती किरण होती है, फिर अभिलंब होता है, इन सबका जो केंद्र बिंदु होता है वो एक ही होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बस इसके बारे में इसकी ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना तो आप अच्छे से खूब आगे समझ सकते हैं। अगर आपको यही चीज समझ में नहीं आई तो आप कैसे समझ पाएंगे? सिंपल सा है कि आयतन के परावर्तन हो रहा है, आपतन, अभिलंब और प्रत्यावर्ती का तल एक ही बन रहा है, बस। क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा प्रकाश के जो होते हैं ना वो किसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यानी जो घटना होती है यानी जो क्रिया होती है उसके बीच में यानी जो ये कोण बन रहे हैं तो इस किस किस प्रकार से क्या क्या होता है इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आपतित किरण, आयतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आयतन कोण, परावर्तन कोण, तो इन सब के बारे में डिटेल जाएंगे किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स आपतित किरण। तो आपतित किरण दिख रहा है ना आपको, ये वाली होती है आपतित किरण जो कि इस वेग में चलती है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश की वह किरण, आप देखो इसमें समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रकाश की वह किरण जो किसी चिकनी सतह पर पड़े उसे आपतित किरण कहते हैं। देखो यहाँ से ये किरण आ रही है और यहाँ पे ये चिकनी सतह के ऊपर पड़ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। और आपतित होकर ये परावर्तित होकर वापस यानी यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है। क्लियर हो गए? यानी आपतित किरण परावर्तित होकर वापस चली जाएगी तो इसे प्रत्यावर्ती किरण यानी आर से कहा जाएगा। क्लियर हो गया? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आयतन बिंदु का इन दिनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। क्लियर? आयतन बिंदु वह होता है जहां पर आयतन किरण पड़ती है, ये इसका आयतन बिंदु है जहां पर ये आयतन किरण पड़ रही है। और आयतन बिंदु के परावर्त सतह जो लंबवत किरण ले रही है, देखिए जो लाइन दिख रही है, यानी यहां से जाकर जो टकरा के इधर जा रही है जो इसका जो कोण है इसके हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिलंब। क्लियर हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आयतन कोण कहते हैं। यानी आयतन, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण इसको बोला जाएगा आयतन। समझ में आ गया? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बने उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। अगर किसी सतह से पड़ने वाली प्रकाश किरण चमकीले दर्पण से टकराकर उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी जो किसी भी मतलब चिकनी सतह से दर्पण से ऐसी कोई जगह जहां पर एक किरण टकरा रही है तो उसको बोला जाएगा आपतित किरण। समझ में आ गया? जैसे अब आएगा आयतन बिंदु। अब आयतन बिंदु क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको अभी बताया कि आयतन बिंदु वहां होता है जहां पर मतलब कि इसके बारे में मतलब कि आप समझ सकते हैं कि परावर्त सतह के जिस बिंदु पर इनके जो है ना आपतित किरण आकर पड़ती है और वापस मतलब दूसरे माध्यम में चली जाती है, जहां पर अभिलंब कोण बनता है ना उसको बोला जाता है आयतन बिंदु। क्लियर हो गया? अब आता है परावर्तित किरण। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई किरण किसी चमकीले तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। यानी प्रकाश किरण के परावर्तन का कारण हमें दर्पण के ऊपर जो छवि दिखाई देती है तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। जैसे कि परावर्तन के नियम मुताबिक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब इन तीनों का कण एक ही होता है। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और परावर्तन के इस्तेमाल कैसे करेंगे? दर्पण, प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी परावर्तन की वजह से झील का जो प्रतिबिंब होता है ना, पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, जैसे कि कोई झील है तो उसके ऊपर जो पर्वत का जो प्रतिबिंब दिखाई देगा ना किसकी घटना आ जाएगी? परावर्तित किरण की घटना हो जाएगी। यानी जो भूकंप की तरह जो तरंगे होती हैं उसके अध्ययन करने के लिए भी हमें परावर्तन का ही अध्ययन किया जाता है। क्या हो गया कंप्लीट? जैसे कि प्रकाश की वह किरण जो किसी माध्यम से चलकर आती है और परावर्त सतह से आपतित होकर आयतन के माध्यम उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अब आता है अभिलंब, जो बीच का होता है ना अभिलंब, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जो आयतन बिंदु से खींचे जाने पर लंबवत रेखा में होती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे अभिलंब, आपतित किरण या फिर परावर्तित जो है इन दोनों का तल एक ही होता है, उसे अभिलंब कहा जाता है। समझ में आ गया अभिलंब क्या होता है? ये परावर्तक सतह से अपवर्तक बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आयतन हो गया। परावर्तन के मतलब कि आयतन कोण और परावर्तन कोण सेम सेम हो जाएगा। इन तीनों का जो सतह होगा वो एक ही होगा और जिस बिंदु पर प्रकाश से टकराएगा उसे आयतन कोण बिंदु कहा जाएगा। और इसका क्या होगा कि प्रकाश किरण अभिसारी किरण और एक बिंदु अलग अलग मतलब क्या तो एक तर जाएगी
या फिर अलग अलग तरह से बिखर जाएगी। क्लियर हो गया। अब आता है फ्रेंड्स आयतन कोण कि नहीं अभिलंब। अभिलंब मैंने पढ़ा था कि आपतन कोण, आयतन कोण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आयतन कोण में आप ये समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे आयतन कोण कहा जाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना इस साइड में उसे आयतन कोण कहते हैं। आयतन कोण को आय से मतलब कि सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी जब कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसे आयतन कोण कहा जाता है। यानी आपतित और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आयतन कहा जाएगा। और परावर्तन के नियम मतलब एक बात कही गई है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है जो इनके जो कोण बनेगा वो आयतन और परावर्तन दोनों बराबर बराबर होंगे। और इन तीनों का जो होगा ना एक कोण जो तल होगा वो तीनों का सेम ही होगा। क्लियर। अब आता है परावर्तन कोण कि परावर्तन कोण क्या होता है फ्रेंड्स। प्रकाश की किरण परावर्तन के समय जो मतलब कोण बनेगा उसे बोला जाएगा परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर ही होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया। और आपतित परावर्तित अभिलंब इन दोनों का एक होता है। और परावर्तन इनका जो है ना पृष्ठ होते हैं वो सभी मान्य होते हैं। और पृष्ठ के जो आयतन के बाद जो प्रकाश के जो कोण होते हैं वो सब मतलब कि सिर्फ परावर्तन के रूप में रहेंगे। क्लियर हो गया। यानी यानी प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। जैसे कि ना सामान्य जीवन हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई, तो इनके अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन सतह यानी जो जहां पर ये टकराती है उसे क्या बोलते हैं। जो परावर्तन सतह होती है वो क्या होती है। वह सतह होती है जहां प्रकाश मतलब प्रवर्तित होता है, यानी एक माध्यम में टकरा कर वापस जा रहा है उसको बोला जाएगा परावर्तक सतह। यानी प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसे प्रकाश सतह कहा जाता है। क्लियर हो गया। परावर्तक सतह के इस्तेमाल जैसे कि ना सौर विकिरण प्रबंध में, संचार में, प्रकाश फोकस यानी काफी जगह इसका यूज किया जाता है। देखिए परावर्तक ना कि इसमें देखो एक तो कूल रूफ होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक हो जाएगा गोलाकार दर्पण। क्लियर हो गया ना। तीन तरह से कूल रूफ क्या होता है, एक प्रकार की सफेद छत होती है जो कि सौर विकिरण में काम आती है। क्लियर। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, एक ऐसा दर्पण होगा जिसकी परावर्तक सतह अंदर मुड़ी हुई नजर आती है। क्लियर। उत्तल दर्पण क्या होगा, एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह मतलब कि बाहर की उभरी हुई होती है। और गोलाकार दर्पण क्या होता है, इसकी परावर्तक सतह एक गोलाकार सतह मतलब गोलाकार तरह से नजर आती है। क्लियर। क्या कैसे जैसे कि आप कुछ और पूछे कि किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन होता क्या है, जो परावर्तन होते हैं उसके नियम क्या होते हैं। जब प्रकाश किरण जब किसी चिकनी सतह पर जाकर टकरा कर कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण या फिर आयतन कोण के बराबर होती है। क्लियर हो गया। आपतित किरण, परावर्तित कोण और अभिलंब तीनों का कोण एक ही होता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। इसमें यही मतलब जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो से परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, यानी प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस प्रकार से होते हैं। क्लियर हो गया। यानी प्रकाश के का जो प्रथम नियम होता है वो किस प्रकार से दिए गए, यानी पहले तो प्रथम और दूसरा द्वितीय नियम हो जाएगा। प्रथम नियम में क्या क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आयतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों का समतल एक ही होता है। क्लियर हो गया। यानी इन तीनों का जो तल होता है वो हमेशा एक ही होता है। और प्रकाश के परावर्तन नियम में क्या बात की गई है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक में चलेंगे और आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। क्लियर हो गया। जब प्रकाश किरण पोलिस की सतह से टकराती है, दर्पण पर मुड़ती है तो टकराकर उसके समान माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी जो मतलब आएगी प्रकाश किरण टकरा के वापस चली जाएगी इसे परावर्तन कह देंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, आयतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी जो जो इधर आयतन होगा इधर परावर्तन होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। एक कोण इधर बनेगा आयतन कोण बन जाएगा और इधर बनेगा एक सेकेंड रुको परावर्तन कोण, यानी बीच में अभिलंब रहेगा। क्लियर हो गया। यानी ये तो आपतित या परावर्तित होगी तो इनके बीच जो कोण बनता है इसको आयतन हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा परावर्तन कोण। क्लियर हो गया। एक को आर से और एक को आई आर से मतलब कि प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप ये समझ सकते हैं कि आपतित किरण, प्रत्यावर्ती किरण और अभिलंब के बीच का तल एक ही होता है
और आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया। अगर घटना मतलब इनका जो कोण होगा अभिलंब का वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल में ही बनेगा, यानी एकदम सीधा संबंध जो कि सामान्य होता है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। क्लियर हो गया। यानी जो प्रकाश जो जो मतलब परावर्तन वो दो तरीके से होगा, एक तो नियमित रूप से होता है और एक जो अनियमित रूप से। अब नियमित रूप से क्या होता है फ्रेंड्स, वैसा परिवर्तन जिससे परावर्तित किरण एक दूसरे से समांतर होती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तन को चिकनी सतह के लिए मतलब दर्पण के ऊपर या फिर चिकनी सतह के ऊपर ही होता है। ये समझ में आ गया। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और एक ही दिशा में परावर्तित होती है, इसका मतलब कि नियमित जगह में आ गया। और इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्रिया चमकदार या फिर चिकनी हो गई, चमकदार हो गई, दर्पण इनके ऊपर ये कंप्लीट होती है। और यह तब होता है जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ से या फिर दर्पण से टकराकर आपतित होकर परावर्तन के माध्यम में लौट जाता है। क्लियर हुआ। और अनियमित में क्या होता है फ्रेंड्स, वैसा परिवर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, जो कि इस प्रकार की खुरदरी सतह के ऊपर होता है। यानी ये क्रिया होगी एकदम से मतलब कि चिकनी हो गई, दर्पण हो गई, और ये होगी खुरदरी, यानी कोई मतलब जो सतह होगी वो मतलब बेढंगी होगी, यानी अलग। अब ये नहीं है कि इसकी जो होगी दिशा वो इधर भी जा कहीं पर भी जा सकती है, यानी वो इसकी जो दिशा होगी वो अलग अलग हो जाएंगी। यानी इसे विषम परावर्तन या फिर विस्तृत परावर्तन भी कहा जाता है। ये तब होता है जब जो इसकी जो होती है सतह होती है वो खुरदरी या फिर असमान हो जाएगी। क्लियर। यानी अब मैंने आपके दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं कि परावर्तन बिंदु आयतन बिंदु बराबर होते हैं। आप किरण परावर्तन किरण मतलब आयतन इनका जो तल होता है वो एक होता है। आयतन कोण और परावर्तन कोण यानी आई और आर हमेशा बराबर ही होते हैं। इसके माध्यम से आप यही बात समझ सकते हैं। यानी इसके अंदर जो होता है सतह होती है समतल होगी तो नियमित रूप से काम करेंगे, और मतलब कि खुरदरी हो जाएगी तो वो अनियमित रूप से काम करेंगी। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दर्पण कि दर्पण क्या होता है। यानी दर्पण ये एक चिकनी या फिर पॉलिशदार सतह हो गई। क्लियर। दर्पण से आप ये समझते हैं ना कि ऐसे चिकनी या फिर मतलब कि देखो दर्पण गोल भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। दर्पण का कोई शेप नहीं है, कैसा है, यानी इसका जो फ्रेम होता है एकदम चिकना होता है और चमकदार होता है, या इस तरह से आप समझ सकते हैं दर्पण क्या होता है। क्लियर हो गया। यानी दर्पण की मदद से हम आगे पीछे अपने आप को देखने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर हो गया। दर्पण क्या होता है फ्रेंड्स कि वह परावर्तक सतह जिसपे निश्चित नियम अनुसार प्रकाश का परावर्तित होता है उसे दर्पण कहा जाता है। यानी दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल और गोलीय। क्लियर हो गया। यानी प्रकाश किरण नियमित रूप से मतलब परावर्तित होती है और छवि की दिशा में एक समान विपरीत मतलब कि जैसे छवि देखेंगे ना उसका उल्टा करके वो हमें दिखाई देती है। यानी दर्पण के अध्ययन को फिजिक्स के अंदर शाखाओं का अध्ययन भी कहा जाता है। ऐसे तो दर्पण तीन तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे समतल और गोलीय बताया गया है। लेकिन एक समतल होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। क्लियर हुआ। जैसे दर्पण स्टेविंग करने वाले अलग, पीछे के वाहन देखने वाले अलग, दर्पण में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिस दर्पण का परावर्तन समय सतह के समान होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी एक ऐसा सपाट परावर्तक सतह वाला दर्पण जिसमें समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब खास होते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, प्रतिबिंब आकार वस्तु से आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु से मतलब दिखाई देती है। होगा। प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व परावर्तित के बारे में ही बनेगा। जैसे कुछ और जाने तो समतल दर्पण अपना पूर्ण प्रतिबिंब के मतलब कि जैसे जो हमें दिखाई दे रहा है वैसे सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। क्लियर हो गया। और समतल जो समतल दर्पण होता है इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होती है। और समतल दर्पण के लिए बड़े गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। क्लियर हुआ। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि समतल दर्पण के आप उपयोग बताइए कि समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं बार बार इसके उपयोग भी बताइए। तो इसका उपयोग घरों में मतलब है ना, जो घर में यूज करने वाले होता है ना दर्पण होता है वो हो गया, सैलून या फिर ब्यूटी पार्लर में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिस दर्पण में परावर्तक के गोले नजर होते हैं उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे कि किस प्रकार से हो जाएंगे, इस दर्पण में परावर्तक गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दर्पण खोखले होते हैं और उसको किसी हिस्से से काट कर बनाए जाते हैं।
जैसे कि दो प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कि एक अवतल हो जाएगा, एक उत्तल हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी जो इनके प्रकार किस प्रकार होंगे, एक उत्तल हो जाएगा, एक अवतल हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोल दर्पण का उपयोग भी बताइए, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नाक कान गले की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्च सर्च लाइट वाहन की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और डिश और एंटीना में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। ज्यादा मतलब अवतल दर्पण का होता है ना कि यूज बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण होता क्या है। जिस गोले दर्पण का परावर्तन सतह से अंदर ही धसे हुए तल में होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह दर्पण वक्र केंद्र के परावर्तन तल के सामने ही होता है। क्लियर हो गया, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह पृष्ठ के अंदर होता है उसे अभी धसा हुआ नजर आता है, यानी इस तरह का शेप में होता है ना कि बात को। ये किसमें हो गया, ये अवतल दर्पण के अंदर आ जाएगा, अंदर को धसा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। इसमें जो मतलब कैसे दर्पण बनेगा, वास्तविक एवं आभासी। क्लियर होगा। अवतल दर्पण आमतौर पर वास्तविक हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जब जब वस्तु का दर्पण करीब रखा हो तब आभासी सीधा और आवर्धित पर बनेगा। और अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है उसके ऊपर मतलब प्रकाश का अपवर्तन भी मतलब कि होता रहता है इसके अंदर। क्लियर हो गया। जैसे कि आप अवतल दर्पण के यूज बताइए, कोई पूछे उपयोग भी समझे ना कि टॉर्च सैटेलाइट वाहन के मतलब कि सेविंग दर्पण के लिए सौर भट्टियों में सोलर कुकर में नाक कान के डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि ना कुछ बताऊं, पेरिस्कोप में मतलब क्या कहते हैं सैलून के अंदर सौर ऊर्जा के मतलब सूक्ष्म दर्शी देखने के लिए। और क्या कहते हैं दांत के जो डॉक्टर होते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करेंगे, यानी हर तरीके से अवतल दर्पण का यूज होता रहता है। अगर इसके बारे में कुछ और बताऊं, अवतल दर्पण में प्रकाश किरण एक फोकस बिंदु पर मतलब परावर्तित हो जाती है। और अवतल दर्पण प्रकाश किरण का समतल होता है, ये केंद्र में ही जाकर मिल जाता है। और अवतल दर्पण हमेशा अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। और अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक आभासी प्रतिबिंब दोनों ही बनते हैं, तो वास्तविक बनेगा और आभासी भी बनेगा। क्लियर हो गया। यानी अवतल दर्पण द्वारा बना गया जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु है दर्पण के बीच में दूरी पर डिपेंड करेगा। दूरी कम होगी तो मतलब कि आभासी हो जाएगा, और ज्यादा होगी तो वास्तविक नजर आएगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण फ्रेंड्स क्या होते हैं, जिस गोले दर्पण का परावर्तन सतह इसके बाहर न हो उभरी हुई हो उसे गोले दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका जो वक्र केंद्र परावर्तन तल के जस्ट पीछे होता है। क्लियर हो गया, जी गोल दर्पण गोली दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण की तरह से माना जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसके गुण क्या क्या होते हैं उत्तल दर्पण के, यह अपने परावर्तन से मुड़े हुए प्रकाश के अपसारित कर देता है। यह हमेशा आभासी छवि के रूप में बनेगा। इसकी छवियां हमेशा दूर से दिखाई देंगी और वास्तविक जो होती है ना वस्तु होती है उसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा नजर आएगा। क्लियर हो गया। और इसका यूज ज्यादातर कहाँ होता है, वाहन में, यानी सुरक्षा और निगरानी के तौर पर इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि उपयोग बताऊं तो मैं आपको क्या क्या होते हैं, वाहनों के पीछे के वाहन देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में, टेलीस्कोप के रूप में, स्टिल लाइट या रिलेक्टर के रूप में, जैसे कि वाहन के पीछे देखने के लिए, सुरक्षा के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, धूप के चश्मे के लिए, लाफिंग गैलरी के हंसाने के लिए, सड़क या फिर चौराहे के ऊपर, इमारत के अंदर, यानी जो होता है कि जो चश्मे की दुकान होती है उसके अंदर, सौर कुकर में सेविंग के लिए, काफी तरह से उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब फ्रेंड्स क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली वह प्रकाश किसी दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु पर मिलती है, जिसे वह मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। जैसे कि डिटेल में बताऊं, जब किसी वस्तु पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें उसकी जो आकृति नजर आती है उसे ही हम आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि और डिटेल से बताऊं तो किसी बिंदु स्रोत से निकली गई प्रकाश किरण परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कि जब कोई दर्पण किसी दर्पण के मतलब किसी वस्तु को
बिल्कुल जैसा जैसी वस्तु है वैसा ही दिखाता है, तो उसको भी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर? जैसे क्या समझ सकते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे के आप से प्राप्त करके उसे मतलब वास्तविक समझा जाए तो वही प्रतिबिंब ही होगा। और सामान्य मनुष्य के अंदर नेत्र होते हैं, इसको रेटिना पर किसी वस्तु को देखने के लिए उसे प्रतिबिंब का यूज करना होता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक यानी वैसा प्रतिबिंब जो बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश या फिर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि वास्तविक प्रकाश किरणें से मिलने से बनता है, ये वस्तु की तुलना में उल्टा होता है और पर्दे की रेखा में ही नजर आता है। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रकाश किरण से मिलने के बाद ये पर्दे से मतलब अलग हो जाता है। क्लियर होगा? अब हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वैसा प्रतिबिंब जो बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण दर्पण या फिर परावर्तन के बाद उसी बिंदु पर मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसी जो कि काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे के ऊपर नहीं देखा जा सकता। क्लियर? यानी इसको हम पर्दे पर देख सकते हैं कि इसको हम नहीं देख सकते। जैसे कि हम अपने चेहरे को समतल दर्पण में देख सकते हैं लेकिन उसे दीवार या फिर पर्दे के ऊपर नहीं देख सकते। समझ में आ गया? यानी समतल दर्पण के लिए वो जो पर्दा होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कि बताऊं किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब होता है उस बिंदु पर स्थित पर मतलब कि महसूस होता है जहां पर किरणें अपसरित या फिर मतलब होती हैं या फिर हमें प्रतीत होती हैं। क्लियर हो गया? जैसे आपको दिख रही है ना यहाँ पे एकदम वास्तविक बन रही है, लेकिन अगर इसको हम पर्दे के ऊपर देखेंगे तो पर्दे पे नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस पे आभासी बनता है, नहीं एक काल्पनिक तौर पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बनते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और मतलब कि आभासी प्रतिबिंब के जो मतलब कि मुख्य रूप से क्या क्या अंतर इसमें होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा, इस बात पे ध्यान देना है, लेकिन जो आभासी होगा वो सीधा बनेगा। सिंपल, वास्तविक को हम पर्दे पर देख सकते हैं लेकिन जो आभासी होता है इसको हम पर्दे के ऊपर नहीं देख सकते। क्लियर होगा? यानी इसको हम पर्दे से प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम पर्दे से प्राप्त नहीं कर सकते। ये तब बनेगा जब प्रकाश की मतलब की प्रत्यक्ष होगा, ये तब बनेगा जब प्रकाश की प्रत्यक्ष सब प्रतीत होगा। क्लियर हो गया? यानी वास्तविक में क्या हो जाएगा, ये उल्टा और ये सीधा बनेगा। इसके साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आने वाली रोशनी की किरण के परावर्तन और अपरावर्तन के बाद बनेगा। तो आभासी होता है वो परावर्तित होकर और अपवर्तित होकर यानी एक दूसरे को काटती हुई जो किरण होती है ना उसके बाद नजर आएगा। क्लियर? और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक किरण के वो की उसके अन्योन क्रिया के बाद नजर आता है, लेकिन ये मतलब कि एक तरह की जो किरण होती है जो काल्पनिक होती है यानी जो नजर नहीं आती लेकिन एक दूसरे को काटती है ना उनके बाद ये नजर आएगा। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्राप्त किए प्रतिबिंब की आकृति किस प्रकार से होती है। यानी जो समतल दर्पण होता है जो मतलब प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। जैसे कि आभासी हो, सीधा हो, वास्तविक बराबर किस प्रकार का होता है। तो ये प्रतिबिंब हमेशा आकार में वस्तु के बराबर होगा। क्लियर? पहली बात। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण वस्तु के सामने रखा गया होता है। क्लियर? प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे ही बनेगा यानी दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तन के बाद ही बनेगा। जैसे कि दर्पण के पीछे की तो प्रतिबिंब दूरी होगी ना वो इस सामने नजर आएगी। दर्पण जो समतल दर्पण होगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो समतल दर्पण होगा जो प्रतिबिंब होगा ना वो पार्श्व के उल्टा बनेगा। क्लियर? और जो जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो आवर्धन 1 होगा। क्लियर? और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा क्योंकि परावर्तित किरण एक बिंदु से नहीं मिलती, वो मतलब कि अब मतलब कि मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन वो मिलती नहीं है। क्लियर हो गई? यानी इसलिए इसको किसी पर्दे में देखना मतलब मुश्किल होता है। अब पढ़ेंगे गोल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो गोल दर्पण होता है इसको जो मतलब कि देखो जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये जो अवतल दर्पण में कैसे होगा, उत्तल दर्पण में कैसे होगा,
यानी जो कलई, क्रियागल के ध्रुव क्या होते हैं, प्रतल क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पहले आ गया ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, फिर मुख्य अक्ष, फिर मतलब कि फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। इनसे मतलब कि जो है ना बार बार एग्जाम में किस टाइप से पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि गोले दर्पण का जो होता है ना कि ध्रुव होता है, इसको पी से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर दिख रहा है ना आपको इसको, यानी यहाँ पर ये ध्रुव को हमेशा पी से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। गोले दर्पण के जिस भाग में मतलब होता है उसे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। यानी गोले दर्पण के जिस भाग में होता है, जैसे गोला होता है, उसे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से प्रेजेंट किया जाता है। दिख रहा है आपको, यहाँ से सी से प्रेजेंट कर रखा है, जो कि वक्रता केंद्र होता है। क्लियर। गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता की जो जो लाइन गुजरती है ना मुख्य अक्ष की तरफ, उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ये तो आर मतलब कि वक्रता त्रिज्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन ये मुख्य अक्ष होता है। क्लियर। गोले दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, फिर अपसरित होते हुए प्रतीत होती है, इसे मुख्य फोकस, इसको एफ से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया, क्योंकि मुख्य फोकस होता है। और बताऊं तो गोल दर्पण में दो तरह के दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। दिख रहा है आपको, ये अवतल है और ये उत्तल होता है। अवतल दर्पण में जो पृष्ठ दबा हुआ नजर आता है और ये उभरा हुआ नजर आता है। क्लियर। यानी ये तो यहाँ से दबा हुआ नजर आएगा और ये हमेशा उभरा हुआ नजर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था और अब मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आपको इनको परचेज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएस, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, यानी मतलब पूरे भारत के अंदर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए स्मार्ट वर्क के साथ इसमें कंटेंट रेडी किया गया है, जो एग्जाम के लिए एकदम सही है। यानी आपने आपने अगर इसको पढ़ लिया ना, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आपको मतलब कि बस इस नंबर पे हमसे बात करनी है। कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप पूछे कि इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, जो आप इसमें लिंक से हमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउट होता है तो कॉल कर लीजिए, या आप पूछ सकते हैं कि इसका डेमो क्लास किस प्रकार से होगी, कैसे कैसा कंटेंट दिया गया है, एआई प्रूफ है, ये अच्छा कंटेंट है। देखिए ना, देख कर चीज लेने में ज्यादा विश्वास करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब आता है ध्रुव, कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव शब्द का इस्तेमाल मतलब अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि ना इसके देखो, भूगोल में ध्रुव अलग होता है, चुंबक में ध्रुव अलग होता है। क्लियर। इसकी दर्पण का ध्रुव अलग होता है। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको मतलब पी से प्रेजेंट किया जाता है। तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे ना, तो गोले दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को ध्रुव कहते हैं, जो कि दर्पण के परावर्तन के बीच से मतलब बिंदु पर बनता है, जिसको दर्पण ध्रुव कहा जाता है। और इसको हमेशा पी से ही प्रेजेंट किया जाता है। यानी परावर्तक के बाद गोले पृष्ठ के मध्य में जो बिंदु होता है, इसे ध्रुव कहते हैं, इसको पी से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब आता है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र। क्या होता है फ्रेंड्स वक्रता केंद्र? गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र में जो गोले दर्पण होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि अवतल उत्तल दोनों में ही होता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है फ्रेंड्स? कि गोले दर्पण के किसी बिंदु से अथवा ध्रुव से वक्रता केंद्र की तक दूरी होती है, गोले दर्पण या फिर वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी किसी वक्र सतह से जो वक्रता का माप होता है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि एक मतलब कि ना किसी खास बिंदु का जो वक्र होता है सतह से मतलब अच्छा भी हो सकता है और अपोजिट भी इसमें हो सकता है। जैसे कि ना यांत्रिक हो, प्रकाशिक हो, अन्य मतलब कि अलग अलग घटनाओं की मतलब अलग अलग प्रकार से जिम्मेवार होता है। जैसे क्या बोलते हैं कि गोल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या आधी हो जाएगी। जैसे जो फोकस दूरी हो जाएगी, इसकी हाफ क्या होगी, वो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दर्पण या फिर लेंस ध्रुव या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। क्लियर। यानी गोले दर्पण वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्लियर हो गया। यानी ये मुख्य अक्ष होगा, वो गोले दर्पण और लेंस दोनों में ही होता है। मुख्य अक्ष के बीच में जो संबंध होता है ना, तो दर्पण और लेंस प्रणाली के बीच में सम्मिलित कर देता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फोकस। फोकस क्या होता है फ्रेंड्स? फोकस का मतलब क्या होता है? वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, आप इसे समझ सकते हैं।
यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण या फिर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर मिलती है उसे या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य मतलब कि दर्पण का फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी जो क्या होते हैं फोकस बिंदु के रूप में होती है ना, फोकस अलग अलग होती है ना, लेंस मतलब कि ऐसा होता है कि जहां पर मतलब कि जो ना, जहां पर ये बिंदु की प्रकाश किरण होती है मिल रही है या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है तो उसे फोकस अक्ष कह दिया। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? किसी प्रकाशीय वस्तु या फिर लेंस दर्पण से पड़ने वाले समांतर प्रकाश की किरण को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकल लेंथ इसे कहा जाता है। क्लियर? यानी गोल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी वक्रता के हमेशा आधी ही होती है। क्लियर हो गया? हम पढ़ेंगे अब द्वारक। तो द्वारक क्या होते हैं फ्रेंड्स? द्वारक का मतलब क्या होता है? देखो द्वारक दो तरह के हो जाएंगे, एक तो दर्पण के द्वारक, एक लेंस के द्वारक। क्लियर हो गया? यानी गोल दर्पण के परावर्तन तल के बाहर जो वृत्ताकार रेखा होती है जो व्यास दर्पण के द्वारक कहलाएगी। अब देखिए दर्पण या फिर लेंस का जो उस भाग जो व्यास होता है ना उसे को मतलब कि द्वारक होता है। जैसे कि दर्पण में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दर्पण के परावर्तन तल के जो व्यास लेंस होता है ना जो कि द्वारक हो जाएगा। गोले दर्पण का जो पृष्ठाकार पृष्ठ ज्यादातर गोलीय होता है और इस पृष्ठ जो वृत्ताकार सीमा होती है वो व्यास दर्पण के द्वारा कहलाती है। अब लेंस में द्वारा क्या हो जाएगा? इसी लेंस के द्वारा उसके प्रकाश संचरण का क्षेत्र होता है उसे प्रभावी व्यास कहा जाता है। और लेंस के द्वारा वर्ग के जो भिन्न भिन्न होती है, जो लेंस का छवि भी अलग अलग प्रकार की बनेगी और लेंस के द्वारा जो लेंस का आकार होता है वो भी अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? जैसे कि गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होती है, अवतल दर्पण में कैसे होगी, उत्तल दर्पण में किस प्रकार से ये होगी। यानी आप समझ सकते जो चिन्ह वाले किस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। आपतित किरण कहाँ बनेगी, मतलब कि इनका जो वस्तु किस प्रकार यानी मिलती हुई जैसे धनात्मक ऋण किस प्रकार से होंगे, इसको किससे प्रेजेंट किया जाएगा, इस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे कि ना इसके बारे में कुछ बताऊं, जैसे देखिए आप बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। जो बिंब होता है ना वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर दूरी दर्पण के ध्रुव के बीच में मापी जाएगी और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी हमेशा धनात्मक ही होंगी। जो ऊपर की ओर होंगी वो धनात्मक होंगी और नीचे वाली होंगी वो ऋणात्मक होंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यानी मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर की ऋणात्मक हो जाएंगी। यानी ये देखो ये इसका मूल बिंदु है, देखो इसका ये है और इसका ये है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। क्लियर हो गया? यानी फोकस दूरी उत्तल लेंस के धनात्मक में होगी और अवतल लेंस में ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर हो गई? यानी सभी दूरियां दर्पण के प्रकाशित केंद्र से मापी जाएंगी। क्लियर? अब तो कुछ डाउट नहीं बचा होगा कि किस प्रकार से क्या होगा। जैसे कि देखा आप देखिए अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोल दर्पण पर अपसरित होता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर चला जाता है। क्लियर हो गया? अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोले दर्पण से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर? अगर कोई फोकस किरण गोलीय होकर गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ये हो जाएगी। अब तो आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे किस प्रकार से क्या होता है। जैसे कि दूरी को हमेशा ध्रुव में मापा जाएगा, प्रकाश की दिशा बढ़ने से दूरी धनात्मक होगी और विपरीत दिशा में ऋणात्मक हो जाएगी। ध्रुव की दूरी को u से और प्रतिबिंब को v से, मतलब कि u से क्या हो जाएगा वस्तु की दूरी और v से हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। मुख्य अक्ष के मतलब कि ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर? वस्तु की ऊंचाई को h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी h से प्रकृति मतलब कि प्रेजेंट किया जाएगा। अब आता है दर्पण सूत्र कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें मतलब कि यू का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी दर्पण की फोकस दूरी और बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध किस प्रकार जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्लियर हो गया? यानी एफ मतलब फोकस दूरी हो गई, यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रकाश मतलब प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? यानी किरण प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। दर्पण फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या को r से प्रेजेंट किया जाता है। पहली बात क्लियर? दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। दूसरी भी क्लियर हो गई।
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्लियर। चिन्ह की प्रथा के मुताबिक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। क्लियर। उत्तल दर्पण की जो छोटी सी हमेशा सदैव मतलब कि आभासी प्रतिबिंब इसमें बनाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे गोल दर्पण का आवर्धन किस प्रकार से होता है। क्लियर। जैसे गोल दर्पण वस्तु की ऊंचाई होना, सापेक्ष की प्रतिबिंब किस ऊंचाई का जो रेशियो होता है वो किस प्रकार से होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अनुपात आवर्धन कहते हैं। इसको एम से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आवर्धन को एम से हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच से हो गया, वस्तु की ऊंचाई को एच से, यानी एच अपॉन एच हो गया ना। यानी गोलाकार दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या हो जाएगा, एम वी यू। क्लियर हो गया। वी का मतलब हो जाएगा इसमें प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब हो जाएगा वस्तु की दूरी। क्लियर होगा, जो कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि आमतौर पर कही गई है कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी जाएगी तो क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो जाएगी, और नीचे रखी जाएगी तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर हो गए। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक ही होता है। क्लियर। अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के सामान्य से बिल्कुल सेम, जैसा जैसा प्रतिबिंब दिख रहा है ना वैसी ही उसकी समान वस्तु होगी। दूसरी भी क्लियर हो गई। गोले दर्पण कांच के खोखले गोल से टकराकर आगे की ओर एक पृष्ठ मतलब चांदी के या फिर फेरे मतलब पोलिस की तरह नजर आएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ मतलब इसके उदाहरण बताऊं तो किस प्रकार से हो जाएंगे, देखिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। यानी जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सिंपल। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर हो गया। यानी प्रकाश के आपतन मतलब कि नियम क्या होता है, आपतित किरण होती है इसके अंदर, दिख रही है ना, ये आपतित किरण हो रही है, अपवर्तित किरण हो गई। सरल माध्यम, विरल माध्यम के किस प्रकार से जो माध्यम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ना आपतित किरण में क्या होगा, आयतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण तो होगा, तीनों का तल एक ही होगा। दिख रहा है ना आपको, अभिलंब का भी एक ही है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण का भी, तीनों का जो तल एक ही होगा, अलग अलग नहीं होने का। ये वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बनेगा। और किन्हीं दो माध्यम यानी प्रकाश किसी विशेष वर्ण से आयतन कोण की जो त्रिज्या होती है अपवर्तन कोण की जो अनुपात होती है ना उसके नियतांक ही होगा। यानी प्रकाश की किरण हमेशा उसी दिशा में मुड़ती है जहां पर उसका जो कम सघन यानी उसका माध्यम एकदम कम होता है, यानी सरल से विरल में, विरल से सघन के अंदर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि है ना। कोई आपसे उदाहरण पूछ सकते, उदाहरण किस प्रकार से होंगे, तो यानी आपने किसी पानी के भरे गिलास के अंदर पेंसिल रख दी तो वो टेढ़ी नजर आएगी, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। पानी में कोई मछली रखी है तो वो ऊपर की ओर से, यानी सिक्का हो गया, मछली, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो ऊपर की ओर उठी हुई नजर आएगी, अपवर्तन की वजह से हो गई। जैसे कि पानी में कोई छड़ रख दी तो वो तिरछी नजर आएगी, तो वो भी अपवर्तन की वजह से ही होगी। क्लियर हो गया। यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की गति का परिवर्तन होता है, जिससे कि जो प्रकाश उसी दिशा में गमन कर लेता है। और प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के अलग अलग होता है, और वायु में इसका अलग होता है और जल में इसका अलग होता है। जैसे पूछ ले वायु में कितना होगा, तो देखिए फ्रेंड्स वायु कितना हो जाएगा 1.003, और जल में पूछे तो जल में कितना हो जाएगा 1.33। अगर हीरे की बात की तो हीरे में कितना हो जाएगा 2.42। यानी बार बार पूछा गया कि मतलब वायु में कितना होगा, जल में कितना होगा और हीरे में कितना होगा, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो मतलब अलग अलग प्रकार से किस किस तरीके से ये गमन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने प्रकार, किस प्रकार से नियम दिए गए हैं। अपवर्तन के दो नियम दिए गए हैं, दो कौन कौन से जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आपतित किरण, अपवर्तन किरण और अपवर्तन पृष्ठ का जो होता है ना, कि इन तीनों जो कोण होगा वो यहाँ पे एकदम जो जो तल होगा वो तीनों का समतल एक ही होगा। क्लियर। लेकिन दो माध्यम के लिए किसी निश्चित दूरी पर प्रकाश का आयतन कोण होगा वो मतलब अपवर्तन कोण के मतलब कि नियतांक होगा, यानी बराबर ही होगा। इसको ही मतलब कि स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्लियर। यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तन का जो तल एक होगा, और आयतन कोण की जो त्रिज्या होती है वो अपवर्तन कोण की जो है ना जो है अनुपात होता है, इनका एकदम फिक्स होता है। और प्रकाश किरण उसी दिशा में गमन करती है जहां उसका जो माध्यम कम होता है। क्लियर। जैसे कि ना प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और अपवर्तन के कारण
प्रकाश की गति में मतलब चेंजमेंट होता रहता है, जैसे कि ना प्रकृति घनत्व, प्रकाश तरंग दैर्ध्य सब पे अलग अलग इसका माध्यम होता है कि बैंगनी का मतलब ज्यादा हो जाएगा, लाल का कम हो जाएगा, यानी इस अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी अब इसके कोई आपको डाउट इसमें नहीं बचे होंगे। तो फ्रेंड्स कल का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, यानी इसके यौगिक किस प्रकार से होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे कि ना कि प्रकाश के बारे में देखो, प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रकृति, परावर्तन और अपवर्तन, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया गया है। अब अगर आप सोचो कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो प्रकाश के कण को क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान नहीं होता है? फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? क्लियर हो गया? पृथ्वी को गर्म कैसे करता है? प्रकाश किससे बनता है? प्रकाश की गति में बदलाव को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रकार होते हैं? प्रकाश के मतलब उसके उदाहरण बताइए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? देखिए, ज्यादा मतलब भारी भरकम नहीं, बिल्कुल ना नॉर्मल वे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही मतलब सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे नोट्स क्लियर कर दिया, सब कुछ अच्छे से बताया है कि किस किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, ई बुक को जरूर परचेज करें। कुछ डाउट होता है तो कॉल करें। थैंक यू।